हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा में हिंदी विषय में जो संक्षेपण एक टॉपिक है दोस्त, वो पढ़ने जा रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले आपका एसएससी का परीक्षा हुआ। आप देखे होंगे क्वेश्चन कितना डीप से क्वेश्चन आया दोस्त। सारे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख रहे होंगे तो वो लोग बोल रहे होंगे कि सर कट ऑफ, कोई बोल रहा है 90 जाएगा, कोई बोल रहा है 95 जाएगा, कोई बोल रहा है 110 जाएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न आया दोस्त कितना क्लिष्ट था, सारे बच्चे फंस गए। यानी कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जा रही है। यानी जो भी लोग पढ़ रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं वो बोलते हैं कि 15 मिनट में पूरा संपूर्ण ज्ञान ले लीजिए। अरे भैया, 15 मिनट में ज्ञान कहां से होगा। आप सुपरफिशियल ज्ञान लीजिएगा, ऊपर ऊपर ज्ञान लीजिएगा, छिछला ज्ञान लीजिएगा तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट कैसे कर पाइएगा। तो आपको करना क्या है, उसका बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, मतलब मूल नॉलेज होना चाहिए बाबू, कि क्वेश्चन अगर घुमा के भी दे तो आप अटेम्प्ट कर पाए, सिलेक्शन हो पाए। और एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखिए कि जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका सिलेक्शन होना उतना ही ज्यादा तय हो पाएगा। यानी आपका प्रैक्टिस ही मूल है। ठीक है, आपको क्या करना है, हम आपको हर एक टॉपिक का जो आपका एग्जाम में आने जा रहा है बिहार सिविल कोर्ट में, उसका हम बहुत माइन्यूटली हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक काम करना है कि मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बताएं वैसे वैसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका नंबर ना आए तो जो बोले सब सही, एकदम इस बात की गारंटी ले लीजिए कि जैसे हम बोले वैसे कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर हमको बताइएगा। आपके अंदर में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो संक्षेपण सीखेंगे दोस्त। हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक टॉपिक को जहां तक संभव होगा हम कोशिश करेंगे कि इस महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दें। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है, और रिजल्ट आपके सामने होगा। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, उस समय आपको मेरा बात याद आएगा। बस करना क्या है, ध्यान से देखना है। हम लोग दोस्त समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर आपको दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम जरूर उसको देखने की कोशिश करेंगे, और उस जो भी समस्या होगा अगर मेरे लेवल पे होगा हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्त। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम लोग संक्षेपण पढ़ रहे हैं बाबू। संक्षेपण क्या है। बोलेंगे सर बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। अरे हाँ भैया, बचपन से हम लोग पढ़े, हम पढ़े थे बचपन में। लेकिन यहां पर संक्षेपण जो आपका जो सिलेबस में है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है बाबू। कैसे हैंडल करेंगे, संक्षेपण होता क्या है पहले ही समझ लीजिए। संक्षेपण जो होता है, आपको हम बताएं, एक छोटा सा पैसेज दिया रहता है, आपको एक अनुच्छेद दिया रहता है, और क्या कहा जाता है कि आपको इसका संक्षेपण लिखिए। संक्षेपण मतलब क्या, बोर्ड क्या चाहता है आपसे, बोर्ड यह चाहता है कि सामने वाला जो बच्चा है क्या इसमें इतनी काबिलियत है कि बड़ा बड़ा ढाढ़ा को ये छोटे में लिख के दे। जैसे आप कोर्ट में जाइएगा, क्लर्क बनिएगा, चाहे जो भी आपका पोस्ट होगा, तो वहां पर पुलिस इतना बड़का बड़का ढाढ़ा लिख के देगा, तो ढाढ़ा को आप अपने शब्दों में लिख के जज साहब को कैसे दीजिएगा। जज साहब को देने के लिए आपको उसको अपने शब्दों में लिखना है। यानी जज साहब को 10 पेज पढ़ना नहीं है, जज साहब का फुर्सत नहीं है, इतना कोर्स पेंडिंग है। ठीक है, तो जज साहब क्या करेंगे भैया, आपका दिया हुआ 4 लाइन पढ़ेंगे, उसको समझ में उनको आ जाएगा कि फलना आदमी का फलना फलना केस है, फलना फलना हैंडल करना है, उनको पट समझ में आ जाएगा। आपका ई काम है वहां पे। अब बुझाया क्या है ऐसे। तो अब आपको क्या करना है, संक्षेपण में क्या होता है, एक आपको अनुच्छेद दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा। अब आप उसको कैसे छोटे में लिख दीजिएगा, जिसमें ना कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ना कि ग्रामर में कोई गलती हो, व्याकरण में कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक क्रमबद्ध तरीके से वो बात लिखी जानी चाहिए। अगर आप इतना करके देते हैं तो भैया सोच लीजिए जज साहब के पास आप रहेंगे और आपका कोई हैसियत का कोई तोड़ नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए कैसे करेंगे, क्या क्या करना है। हम यहां पर एक फ्लो चार्ट बना के दिए हैं, आपको कोई भी किताब पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बात ध्यान सुनिए, कोई भी किताब पे जाने की आवश्यकता नहीं है, जो हम बता रहे हैं खाली उसको आप फॉलो करते चलिए। एक फ्लो चार्ट बना दिए हैं दोस्त, बस इसी को खाली फॉलो कर देना है।
और आपका संक्षेपण लाजवाब बन जाएगा, एकदम टनाटन। करना क्या, सबसे पहले क्या कीजिए, आपको अनुच्छेद मिलेगा, एक तो पैसेज मिलेगा, उसको क्या करना है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपको पैसेज समझ में ना आ जाए। ये क्या होता है ना, ये देखिए, थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ये तो बोल रहा है, ये पैसेज का ये अर्थ निकल रहा है। आप पढ़ते पढ़ते आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है, पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला मेरा काम है, समझ में आया? ये मेरा क्या है, फर्स्ट जॉब है। पहला काम है कि इसको बार बार पढ़िए। दूसरा काम क्या है बाबू, इस पैसेज को पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट बात लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो मूल बिंदु है, जो मूल बात है उस अनुच्छेद में, उसको आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका दूसरा काम है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि भैया ये अनुच्छेद किस विषय में लिखा जा रहा है, तो उसका विषय वस्तु क्या है, तो वस्तु को अंडरलाइन कर लीजिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तीसरा बहुत खास बात क्या है बाबू, कि संक्षेपण में शब्दों की संख्या मूल अवतरण की संख्या की लगभग 1/3 होनी चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि वहां 120 शब्द है अनुच्छेद में, अवतरण में, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, मोटा मोटी 1/3। 120 का 1/3 कितना होगा, 120/3 माने 4×3 12, 40 शब्द। अगर मान लेते हैं 100 शब्द रहेगा तो कितना हो जाएगा, तकरीबन 33 शब्द, 33×3 हाँ 33-34 शब्द होगा। तो आपको क्या करना है कि लगभग 1/3 लिखना है, 2-4 शब्द कम, 2-4 शब्द ज्यादा, इससे बेसी नहीं। याद रखिएगा, इससे बेसी आप नहीं लिख सकते हैं संक्षेपण में। शब्दों की संख्या लिखिएगा और काम कीजिएगा। तब एक सवाल उठता है, सर जी शब्दों की संख्या गिने कैसे? तो गिनने का तरीका होता है इसमें। जितना भी विभक्ति होता है ना बाबू, उसको गिनते नहीं है। आप हमसे पूछेंगे सर विभक्ति कुछ ही होता है, तब विभक्ति सुनिए। विभक्ति होता है, कारक पढ़े हैं ना भैया, कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए को आपादन संबंध अधिकरण में संबोधन नहीं हो रहे। अरे जितना ही वाला शब्द है ना उसको विभक्ति बोलते हैं, तो उसको नहीं गिनते। जैसे देखिए यहां पर हम लिख भी दिए हैं, राम ने, आपको देखने में गिन दीजिएगा 2 गो, राम को 2 गो, लेकिन होगा नहीं, उसको 1 गो गिनना पड़ेगा। है राम ने या न विभक्ति है, ये क्या है आपका विभक्ति है। विभक्ति को हम लोग नहीं पकड़ते हैं। क्लियर हुआ? तो विभक्ति हम लोग नहीं लेंगे, उसको 1 शब्द गिनेंगे। समासिक पद होता है, समासिक पद में से दाल भात, रोटी सब्जी, लोटा डोरी, है ऐसे होता है ना जी। तो जो हाइफन बीच में लगा रहता है, एक डैश टाइप का चीज लगा रहता है ऐसे, जैसे रात दिन है ना, तो इसको दोनों को 1 शब्द गिनेंगे, अलग अलग नहीं गिनेंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके शब्द गिना हो जाता है। ये ना कि जो गिन दिए 1 2 3 4 ना, ये 2 शब्द है, आप 4 को नहीं गिनिएगा। ठीक है, काम हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब भी आप संक्षेपण कर रहे हो तो अपने मन के विचारों को नहीं लिखा जाता है बाबू। काहे नहीं लिखा जाता है? अब एक चीज समझिए, अरे हम लोग जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं भैया, पॉलिटिशियन हैं, हम लोग के अंदर में विचार उफान मारते रहता है, हम ऐसे कर देते, अरे भैया आप वैसे कर देते, बहुत अच्छा बात है। कॉपी पर नहीं आना चाहिए, संक्षेपण में नहीं आना चाहिए। अपने विचारों को उसके ऊपर 1 शब्द भी नहीं लिखना है। तो अपने विचारों को एकदम कंट्रोल करके रखना भैया, नियंत्रण करके रखना है, 1 शब्द भी नहीं जोड़ना है उसमें। जो मूल अवतरण दिया गया हो उसी से संबंधित होना चाहिए। क्लियर है? अगला स्टेप क्या है बाबू? ये हो गया था 3 गिनती वाला, ये हो गया था गिनने का संख्या था, ये 4 हो गया हमारा। मूल अपने भावनाओं पे नियंत्रण, ये 5 हो गया। छठा टॉपिक था, इसको एक सुंदर, आकर्षक और इस विषय से संबंधित एक शीर्षक लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है बाबू। इसको अंग्रेजी में भी लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग। ठीक है, तो समझिए, एक खूबसूरत सा टाइटल होना चाहिए जो आपके मूल अवतरण से संबंधित हो, उससे बाहर नहीं होना चाहिए बाबू। क्लियर है? तो उसको भी आपको लिखना है, एक टाइटल देना है। टाइटल हो गया। अब बोलेंगे सर आपका करें, अब क्या कीजिए, यहां देखिए 7वां जो टॉपिक है बहुत अच्छा है बाबू। क्या है? इसमें बोलता है कि आपको अन्य पुरुष का इस्तेमाल होना चाहिए। अन्य पुरुष, 3rd पर्सन का इस्तेमाल होना चाहिए, ना 1st पर्सन ना 2nd पर्सन। जहां तक हो सके इन दोनों पर्सन का इस्तेमाल ना करें। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। क्यों? मैं मतलब हम खुद हो जाते हैं लिखने वाला, संक्षेपक,
लिखे संक्षेपण करने वाला कौन होता है? संक्षेपक। यानी संक्षेपक क्या अपना बात हो जाएगा, मैं अगर बोल दिए तो पहला, हम अभी मना किए हैं कि अपना बात करने लिखा जाए। तुम बोल दिए यानी कि जो कॉपी चेक कर रहा है, यानी कि आपका जो टीचर है, आप टीचर को तुम बोल के संबोधित कर रहे हैं, वो एक गलत हो जाएगा। यानी दोनों को नहीं लिखना है। लिखना क्या है? वह, वे लोग, वैसे, सब थर्ड पर्सन में लिख दीजिए, ताकि न टीचर को लगे कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, न संक्षेपक को लगे कि संक्षेपक खुद बोल रहा है। सब वे लोग थर्ड पर्सन के बारे में लिख दीजिए, तो आपका बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्त समझ में आया? आठवां जो टॉपिक है बाबू, बहुत लाजवाब है। इसमें परोक्ष कथन का इस्तेमाल होना चाहिए और भूतकाल में होना चाहिए। अब परोक्ष कथन का होने का मतलब क्या होता है? देखिए, हिंदी बहुत क्लिष्ट है, थोड़ा सा हम आपको अंग्रेजी भी बोल देते हैं इसमें। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन तो पढ़े होंगे आप लोग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे पढ़े होंगे। तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें लिखाना है। आप कैसे लिखेंगे? जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आपको फट समझ में आएगा। जैसे होता है, राम कहा, जैसे एक वाक्य लिखते हैं इसमें, देखिएगा, राम ने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा, मैं अमीर हूं। क्या होता है? मैं अमीर हूं। अगर ऐसे करके लिखा जाए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, तो आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे? आप सोच के देखिए। तो अगर ये अंग्रेजी होता तो क्या होता? आप कैसे बनाते? राम टोल्ड मी दैट ही वॉज रिच। आप ऐसे बनाते। कहा है? ये तो पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन हिंदी में वो बहुत बढ़िया चीज है बाबू। पता क्या करना है आपको? बस खाली एक शब्द लगाएंगे, ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसमें, बस पूरा उतार दीजिए। राम ने मुझसे कहा कि मैं अमीर हूं। बस हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। खाली वो की लगा दिए, ये पूरा इनडायरेक्ट हो गया। बुझाया? ये खासियत है हिंदी में। हिंदी में खाली एक शब्द से आपका पूरा इनडायरेक्ट हो जाता है, जबकि अंग्रेजी में आपको यहां पर अगर मान लेते हैं सेड टू लिखा रहता तो आपको टोल्ड बनाना पड़ता पहला, यहां पर मैं के जगह पर ही लगाना पड़ता दूसरा, यहां हूं के जगह पर वाज लगाना पड़ता है तीसरा। यानी सब जगह आपको चेंज करना पड़ता है। ये इंग्लिश में। हिंदी में क्या खासियत है? खाली एगो शब्द जोड़ दिए की, और आपका बन गया परोक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन। बुझाया? ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपको किस में लिखना है? परोक्ष कथन में, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। क्लियर हुआ बाबू? चलो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, संक्षेपण में शब्दों की संख्या। जब आप संक्षेपण मान लेते हैं, अब लिखा गया है, तो राइट साइड में एक ब्रैकेट में शब्द का संख्या लिख दीजिए। कितना? कि सर जी इसका संख्या हो गया है 40। 40 लिख दीजिए, शब्द संख्या 40, शब्द संख्या 35, शब्द संख्या 38, शब्द संख्या 52। जो आपका गिनती होता है 1/3 लगभग, उसको लिख दीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाबू, ये खत्म नहीं होता है, लेकिन आपको समझने के लिए क्या करना है? आपका जो संक्षेपण में जो भाषा का प्रयोग करेंगे, एकदम साफ सुथरा, सटीक, व्याकरण सम्मत, यानी ग्रामर में कहीं गलती नहीं होना चाहिए, एकदम उसका सीक्वेंस सही होना चाहिए, नहीं प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। जैसे मान लेते पैसेज में एक सीक्वेंस दिया जाता है, तो उसी सीक्वेंस में आपका संक्षेपण भी होना चाहिए कि पहला स्टेप में ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप में ये था, चौथा चरण में ये था। हर चरण को भी आपको फॉलो करना है। तो ये हो गया भैया 9, और ई वाला अंतिम वाला हो गया 10। यानी कि अगर 10 स्टेप को आप फॉलो कर दें तो आपका एकदम टनाटन संक्षेपण हो जाएगा। एक बार रिकैप कर दे फटाफट। चलिए फटाफट। पहला 2-3 बार पढ़ लीजिए, इसको पढ़ के समझ लीजिए। समझने के बाद क्या करना है? इसके मूल बिंदु को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तीसरा में क्या करेंगे बाबू? तीसरा में इसके शब्दों की संख्या देख लेंगे और उसका 1/3 निकाल लेंगे। हमको उसी के हिसाब से काम करना है। चौथा में काम करना है, शब्द को गिने कैसे। जितना भी विभक्ति होता है, विभक्ति को नहीं गिनते हैं। समासिक पद होता है, उसको भी नहीं गिनते। सबको एक शब्द पकड़ के चलते हैं, अलग अलग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है। पांचवा में क्या होता है? अपने मन के विचारों को नियंत्रित रखिए, उसको उसमें मत लिखिए। छठा क्या हो जाता है? इसके लिए एक सुंदर सा सटीक सा शीर्षक डाला जाता है जो उस मूल अवतरण से संबंधित हो। सातवां टॉपिक क्या है? इसमें कोई भी हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। ठीक है।
8वां, इसमें हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और परोक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करते हैं। आपको यहां करके दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण में शब्दों की संख्या को राइट में ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भैया 20 गो शब्द है, 25 गो शब्द है, 50 गो शब्द है, जय गो शब्द होगा, तय गो गिनिएगा, गिन के वहां लिख दीजिएगा। लास्ट में भैया ये व्याकरण सम्मत होना चाहिए, क्योंकि अब हिंदी व्याकरण से आप संबंधित काम कर रहे हैं, तो व्याकरण आपका एकदम, इसमें अशुद्धियों को ध्यान दीजिएगा, मात्रा का ध्यान रखिएगा, सटीक लिखिएगा और सीक्वेंस यानी प्रवाह पूर्ण लिखिएगा, जैसे पैसेज दिया गया है बिल्कुल उसी तरीके से। यहां तक में तो हो गया भैया तरीका। तो आप बोलेंगे सर जी आप तो लिखा दिए, एक आध को प्रैक्टिस भी करवा दीजिए। वेरी गुड। हम क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पे अभी आपको एक पैसेज दिखेगा, ठीक है। हम आपको करके बताएंगे उसको क्या क्या कर सकते हैं। हम उसमें 2-4 आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी संक्षेपण दे देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बाबू, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया आपका संक्षेपण। आपके परीक्षा में हो सकता है इसको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाए। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, एक पैसेज लिख देगा और बोलेगा इसका एक आकर्षक शीर्षक बताइए, इसका एकदम सम्मत शीर्षक बताइए, शीर्षक क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। इसमें यह पूछा जा सकता है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकता है आपसे, पहला इसका शीर्षक पूछ सकता है, दूसरा यह पूछ सकता है शब्दों की संख्या कैसी होनी चाहिए, तीसरा क्वेश्चन यह पूछ सकता है संक्षेपण में किस तरह के पुरुष का इस्तेमाल करते हैं तो अन्य पुरुष का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह काल का प्रयोग करते हैं तो भूतकाल का प्रयोग करते हैं, किस तरह के कथन का प्रयोग करते हैं तो परोक्ष कथन का प्रयोग करते हैं। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इससे बनता है बाबू। क्या हम लोग इसको अपने विचारों में लिख सकते हैं, अपने विचार पे कर्ण नियंत्रित होता है, अभी आपको बताए हैं, नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या विभक्तियों को हम लोग काउंट करते हैं तो विभक्तियों को नहीं गिनते हैं, समासिक पद को एक पद गिनते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। इस हर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो लिखे हैं बाबू ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेगा, और बाकी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको देखिएगा, हम आपको फिर से उसको हैंडल करके बताएंगे उसको कैसे कर सकते थे, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा है, इसका हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो पूरा हमारा संक्षेपण है ये 145 शब्द में है। हम लोग जो प्रोसेस का बात किए, जो हम लोग जो चार्ट बनाए दोस्त, अब बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। जैसे देखिए इसका जो संक्षेपण का जो प्रारूप है, देखिए इसमें मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है, समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है, स्वयं निश्चेष्ट बैठे अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है, समय की निरुपयोगिता और दुरुपयोगिता जहाँ एक ओर आयु को घटाती है वहाँ दूसरी ओर विचार को अपवित्र और दूषित भी बनाती है। अतः मनुष्य को एक पल भी समय व्यर्थ खोना नहीं चाहिए। अब इसमें आप कैसे करेंगे, तो मतलब क्या, समय मनुष्य को एक पल भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। क्या समय, इसका मतलब क्या हो गया, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, समय का सदुपयोग, ठीक है। और जो मोटे मोटे शब्दों में लिखा है इसको अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर बनाने की कोशिश करें तो आपका इसका संक्षेपण बहुत ही सुंदर तरीके से बन सकता है। समय के दुरुपयोग तथा निरुपयोग एवं आत्महत्या में कोई अंतर नहीं है। समय के दुरुपयोग तथा निरुपयोग के क्षण आयु की क्षीण अवधि के क्षण होते हैं। अतः निश्चेष्ट बैठना और समय का दुरुपयोग करना बड़ा घातक है। समय नष्ट करने से विचार भी गंदे होते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति पापी और शैतान होता है। अब लास्ट में क्या लिख देंगे दोस्त, शब्द संख्या 48, जितना हम लोग का था 145, इसका 1/3 करके हम लोग बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। एक और आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर बच्चों हम लोग का दूसरा पैराग्राफ आया हुआ है, इसका हम लोग को संक्षेपण करना है। जैसा कि हम लोग अपने फ्लो चार्ट में सीखे थे, इसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, थोड़ा सा समझने तक पढ़िए। समझ में आ जाए तो क्या करना है, इसको हम लोग को अंडरलाइन करना है दोस्त। हम लोग की स्क्रीन पे है तो हम लोग अंडरलाइन यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। जैसे हम लोग पिछले अपने संक्षेपण में देखे थे जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग उसी तरह से इसको अंडरलाइन करेंगे, देखेंगे क्या शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, उसको छोड़ेंगे। काउंटिंग देखिए यहाँ पर 160 वर्ड्स में लिखा हुआ है, शब्दों की संख्या कितनी है 160। अगर हम लोग अभी इसका संक्षेपण करें तो पूरा पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि शीर्षक जो है हम लोग का ग्रोथ यानी प्रगति के बारे में पूरा लिखा हुआ है।
जैसे हम लोग अपनी बौद्धिक क्षमता, हम लोग का ताजगी, हम लोग को फ्रेशनेस, हम लोग का सारा जो इंद्रियों का काम करना, ये सब पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रगति ही जीवन है। ठीक है, अगर इसका संक्षेपण करें तो प्रगति करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन धर्म है। इसके लिए हर कार्य कुशलतापूर्वक और शारीरिक योग्यता बढ़ाते हुए किया जाए। प्रगति के मार्ग में निराशा सबसे बड़ी बाधा है। इसका मन पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है। अतः शारीरिक और मानसिक योग्यता के इस घोर शत्रु का वर्जन हर हालत में अपेक्षित है। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखे हैं, आप चाहें तो शब्दों को बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संक्षेपण जो एक हम जो बता रहे हैं यही परफेक्ट है। ठीक है, 10 बच्चा लिखेगा, सबका अलग अलग होगा, जरूरी नहीं कि सारा शब्द मैच करे। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। आप लिखेंगे कुछ अलग होगा, हम लिखेंगे कुछ अलग होगा, कोई और तीसरा बच्चा लिखेगा वो अलग होगा, सबका अलग अलग हो सकता है। बट द क्रक्स इज, जो इसका जो सबसे मूल भाव है, मूल भाव यही है बाबू कि एक सुंदर सा साफ सुथरा, मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। सबका ध्यान में रखते हुए हम लोग संक्षेपण करेंगे बाबू। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग क्या सीखे कि संक्षेपण कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पत्र लेखन सीखेंगे, जो कि हमारा सिविल कोड का सिलेबस है। सिविल कोड के सारे सिलेबस को दोस्त हम लोग एक एक करके पूरा खत्म करेंगे। आप लोग का काम क्या है, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जैसे जैसे बोले वैसे वैसे फॉलो करते रहिए। हम पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको बता देंगे दोस्त। जो जो सिलेबस है हमारा, हम एक एक करके सारा हैंडल करेंगे। तो हम लोग आज संक्षेपण सीखे, आपको प्रैक्टिस करना है दोस्त। जहां दिक्कत हो दोबारा से हमको कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे आपको बताने का। हम लोग अगले वीडियो में पत्र लेखन सीखेंगे कि पत्र कितने तरह का होता है, ठीक है, और उसको लिखते कैसे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि वो हमसे बने और अच्छा अंक आए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रज्ञान पाठशाला। थैंक यू।